हेलो स्टूडेंट्स, सवेरे केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, हमने आपको यूनिट फर्स्ट का एक पहला वीडियो भेजा था, उसके बाद एक गैप हो गया क्योंकि कोचिंग पे पहुंच नहीं पा रहे थे। आज हम आपको सेकंड वीडियो भेजेंगे। इससे पहले हमने आपको यूनिट फर्स्ट में ठोस प्रावस्था क्या है, ठोस की परिभाषा, ठोसों के प्रकार, ठोसों के गुण, ठोसों के जितने भी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के प्रकार थे वो हमने आपको बताए थे, खासकर क्रिस्टलीय के प्रकार। आज हम आपको आगे का बता रहे हैं। आगे देखिए, हमने आपको बताया था कि अब ठोस जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे ठोस के हम कहते हैं अवयवी कण, और उन पर आधारित अब ये 5 टॉपिक आज हमारे पास हैं। इकाई कोशिका, क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, जालक ऊर्जा, अंतरकाशी रिक्तियां। इन सभी को हमें 2-3 मिनट में ही समझना है क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये 5 पॉइंट समझा रहा हूं। पहले देखिए, हमारे पास ये पूरा एक ठोस है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसको? इकाई कोशिका। इकाई कोशिका क्या होती है? किसी ठोस में उसके अवयवी कणों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने पर जो छोटी से छोटी इकाई बनती है, मतलब वो छोटे से छोटा जो पार्ट बनेगा, छोटे छोटा भाग बनेगा, उसे उस ठोस की क्या बोलेंगे आप? इकाई कोशिका। मींस हमारे पास ये ठोस है, इस ठोस में हमने कण जो है, इसके अवयवी कण है, उनको अरेंज किया है। ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, ऐसे करके हमने इसमें 12 अवयवी कणों को अरेंज किया है। लेकिन इस ठोस में ए और बी के बाद फिर दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है ए और बी की। तो इस ठोस में जो इसकी सूक्ष्मतम भाग है वो क्या है? ए और बी। तो किसी ठोस का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण ठोस का निर्माण हो और जिस भाग के द्वारा उस ठोस के समस्त गुणों का स्पष्टीकरण किया जा सके, उसे उस ठोस की क्या बोलेंगे आप? इकाई कोशिका। मतलब इस ठोस में ये छोटा सा भाग, इसको हम क्या बोलेंगे? इकाई कोशिका। ये इस ठोस की क्या हो गई? दूसरी इकाई कोशिका, तीसरी, चौथी, मतलब बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो किसी ठोस का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण ठोस का निर्माण हो, उसे ठोस की इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा बात हमारे पास क्या है? क्रिस्टल जालक। अभी हमने देखा कि इकाई कोशिका ठोस का सूक्ष्मतम भाग। अब किसी ठोस में उसकी इकाई कोशिका, पहली इकाई कोशिका, दूसरी इकाई कोशिका, किसी ठोस में उसकी इकाई कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति से त्रिविम में, मतलब स्पेस में जो पूरे ठोस का निर्माण होगा, उसे आप क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। यानी इकाई कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति से त्रिविम में जो पूरे ठोस का निर्माण होता है, उसे ठोस की क्या बोलेंगे आप? क्रिस्टल जालक। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? जालक बिंदु। किसी ठोस या क्रिस्टल जालक में वो स्थान जहां उस ठोस के अवयवी कण क्या हो उपस्थित, उसे उस ठोस में क्या बोलेंगे? जालक बिंदु। यानी ये हमारे पास पूरा एक क्रिस्टल जालक है, ये पूरा ठोस है, इसमें हमारे पास 12 बिंदु हैं और 12 बिंदुओं पर उसके अवयवी कण क्या है? उपस्थित हैं। इसका मतलब इस ठोस में टोटल जालक बिंदु कितने हैं? 12, जिसमें से 6A और 6B। यानी किसी ठोस का वह स्थान जहां उसके अवयवी कण उपस्थित हों, उसे आप ठोस के क्या बोलेंगे? जालक बिंदु। चौथे नंबर का हमारे पास आता है जालक ऊर्जा। यदि हमारे पास ठोस आयनिक है, मतलब वो धनायन और ऋणायनों से मिलकर बना हुआ है, तो किसी आयनिक जालक में या आयनिक क्रिस्टल में से उसका कोई भी अवयवी कण जब आप क्रिस्टल से पृथक करने का प्रयास करेंगे तो कुछ ऊर्जा की क्या होगी आपको आवश्यकता, उसे आप ठोस की क्या बोलेंगे? जालक ऊर्जा। मतलब किसी क्रिस्टल जालक में से उसके धनायन या ऋणायन को क्रिस्टल से सेपरेट यानी पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे बोलेंगे आप जालक ऊर्जा। और अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है? अंतरकाशी रिक्तियां। यहां पर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ठोस के अवयवी कणों को हमने गोला मानकर व्यवस्थित किया, हमने उसको किसी भी तरीके से अरेंज करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि ठोस के अवयवी कणों के बीच में कुछ जगह कैसी रह जाएगी? खाली। इस खाली या रिक्त स्थान को ही आप क्या बोलेंगे? अंतरकाशी रिक्तियां। चूंकि ये रिक्तियां अवयवी कणों के अंदर हैं, बीच बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या है? अंतरकाशी रिक्तियां। अब इन 5 बिंदुओं को समझने के बाद, यानी इकाई कोशिका, क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, जालक ऊर्जा और अंतरकाशी रिक्तियां, इसके बाद हमारे सिलेबस में है इकाई कोशिका। और हमारे सिलेबस में कौन सी इकाई कोशिका है? घनीय इकाई कोशिका। और घनीय इकाई कोशिका और उसके प्रकार। तो अब आप बोर्ड पर देखेंगे घनीय इकाई कोशिकाएं और उसके प्रकार।
तो बात चल रही थी अपनी घनीय इकाई कोशिका की। ये देखिए घनीय इकाई कोशिका, घनीय इकाई कोशिका में पहले आपको समझना चाहिए कि घन किसे कहते हैं। घन आपने सुना होगा, मैथमेटिक्स में भी आपने सुना होगा घन। घन मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं आप क्यूब। ये हमारे पास एक घन है और घन की परिभाषा आप किस तरीके से देंगे, ये देखिए घन हमारे पास बना हुआ है, घन के कोने कितने होते हैं, 8। ठीक है, अब आप देखिए इसमें घन के 8 कोनों में कोई भी एक कोना ले लीजिए, माना कि मैंने ये वाला कोना इसका ले लिया, तो इसमें हर कोने से आप देख रहे हैं कि 3 लाइनें आपको निकलती दिखाई दे रही हैं। एक हमारे पास लाइन, इस लाइन में ये एक अक्ष पर, हर अक्ष पर एक लाइन है, ये वाला अक्ष, एक ये वाला और एक ये वाला। इस अक्ष को हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट से हम नीचे आए तो ये एक्स अक्ष, इसको हमने क्या मान लिया है y, और इसको हमने क्या मान लिया है z। अब x अक्ष जो निकला था उसकी लंबाई को हमने क्या मान लिया है a, इसकी लंबाई को हमने क्या मान लिया है b, और इस लाइन की लंबाई को हमने क्या मान लिया है c। और ये तीनों इसके क्या हुए हैं, कोण। ये कोण, एक कोण को हमने क्या मान लिया है अल्फा, एक को हमने मान लिया है बीटा, और एक को हमने मान लिया है क्या, गामा। तो घन क्या होता है, ऐसी युक्ति जिसमें उसके अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों के मान क्या हो, समान। जैसे इसमें हमारे पास 3 अक्ष है, इस पॉइंट से देखेंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स, वाई और जेड तीनों की जो लंबाई है, जो तीनों की दूरी है, वो कैसे होना चाहिए, बराबर। और ये तीनों अक्षीय जो कोण है, ये कोणों का मान भी कैसा होना चाहिए, बराबर। यानी अगर आप किसी घन के लिए देखें तो घन के लिए आप देखिए तीनों दूरियां देखिए, एक अक्ष की दूरी हमारे पास क्या थी, a, वो किसके बराबर होगी, b, और वो किसके बराबर होगी, c। सिमिलरली यानी इसी प्रकार हमारे पास तीनों अक्षीय कोणों का मान देखिए, एक अक्ष के कोण का मान क्या था, अल्फा, एक का मान क्या है, बीटा, और एक का मान क्या है, गामा। इन तीनों कोणों की मान कितनी होना चाहिए, 90 डिग्री। तब आप ऐसी युक्ति को क्या बोलेंगे, घन। अब आप देखिए घन किस तरीके से होंगे। अब आप देखेंगे, माना कि हमारे पास ये क्या है, एक घन, और इसको वैसे घन तो है नहीं, लेकिन समझाने के लिए हमने इस बुक को क्या मान लिया, घन। इस बुक के आप देखेंगे, इस बुक के यानी एक घन माना है, इसके कोने कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके कोने कितने हैं, 8। इस घन के कुल फलक कितने हैं, 6। पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां। यानी इस घन के टोटल कोने कितने हैं, 8। इस घन के टोटल फलक कितने हैं, 6। और इस घन के टोटल किनारे कितने हैं, 1। इस कोने से लेके इस कोने तक पूरा एक किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का। अब ऐसे में ले लीजिए 5वां, 6वां, ये पूरा 7वां, 8वां, ये 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो हमारे पास घन है, घन के कुल कोने कितने होते हैं, 8। घन के कुल फलक कितने होते हैं, 6। और घन के कुल किनारे कितने होते हैं, 12। अब आप ठोस में समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब हमारे पास जो घनीय इकाई कोशिका है उसके 4 प्रकार होते हैं, और चारों प्रकारों को समझाने से पहले आपको प्रैक्टिकली ये समझना जरूरी है कि ठोसों में प्रत्येक कोने से हमें कितना योगदान प्राप्त होगा, प्रत्येक फलक से हमको कितना योगदान प्राप्त होगा। तो माना कि हमारे पास ये क्या है, एक घन के कोने कितने हैं, 8। जो एक कोने पर होगा वही सभी कोनों पर होगा। हमें सॉलिड हमारे पास है, तो सॉलिड में हमें समझाने के लिए ऐसे 8 किताबों की जरूरत है, लेकिन हम आपको 2 ही किताबों में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास ये एक बुक है जिसको हमने क्या मान लिया है, घन, और घन का ये क्या हो गया है, कोना। अब ठोस वाली बात चल रही है, तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे घन एक दूसरे से सटे हुए व्यवस्थित होंगे। तो अब देखिए इस बुक का एक कोना था, अब एक घन हमने इधर से इस पर इस तरीके से सटाया, तो आप एक ही कोने पर ध्यान देंगे, और वो कोना ये वाला है। इस कोने पर ध्यान दीजिए, इस पे ये वाली बुक का ये वाला कोना आया, तो दोनों ने साझेदारी की और दोनों से हमको कितना योगदान प्राप्त हो रहा है। अब इस कोने का पहला तो ये कोना पूरा एक बिंदु को प्रदर्शित कर रहा था, लेकिन जैसे इस प्रकार से सटाया तो अब दोनों कोनों का हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 1/2 इस कोने से और 1/2 इस कोने से। अब 2 बुक माना कि इस तरीके से लगी हुई हैं, तीसरी बुक मैंने इस तरीके से यहां पर लगा दी, तो आप मानिए कि अब 3 बिंदुओं की साझेदारी हो गई, और कोने से कितना प्राप्त हो रहा है, 1/3। 3 बुक लगाने के बाद चौथी बुक जब हमने यहां पर लगाई, तो अब टोटल कितने से साझेदारी हो रही है, 4 से। और हर
हर कोने से अब कितना प्राप्त हो रहा है 1/4। अब जो 4 बुक हमने लगा दी 1 2 3 4 और ये 4 साझेदारी कर चुके, प्रत्येक से कितना प्राप्त हो रहा था 1/4। लेकिन अभी भी बिंदु ऊपर दिखाई दे रहा है तो हमने इस पे 5वीं बुक इस तरीके से रखी है। 5वीं बुक जैसे हम इस पे रखेंगे तो अब वो टोटल साझेदारी कितनी की हो गई 5 की, तो अब कितना प्राप्त हो रहा है योगदान 1/5। फिर इधर जो दूसरी बुक रखी थी उसके ऊपर अब रखेंगे 6वीं 1/6, 7वीं बुक के ऊपर इधर तो 1/7 और इधर के ऊपर इधर रखेंगे तो 1/8। यानी कुल मिला के घन के कोने से हमको केवल कितना योगदान प्राप्त होगा 1/8, क्योंकि ठोस में ऐसे बहुत सारे घन जब आपस में सटे होंगे तो हर कोना अन्य 7 किताबों के कोनों के संपर्क में आएगा और एक वो हमारे पास खुद थी वो, तो टोटल अब हमारे पास कितना हो गया है 1/8। यानी घन के कोने से हमको कितना योगदान मिलता है 1/8। अब देखिए ये हमारे पास घन है, घन का ये क्या हो गया हमारे पास एक फलक, ये घन का एक फलक हो गया। फलक पर बीच में केंद्र पर क्या है एक बिंदु। अब आप फलक से देखिए फलक से कितना योगदान प्राप्त होगा, घन है, घन के केंद्र पर एक बिंदु है, इस बिंदु से कितना योगदान प्राप्त होगा। ठोस में ऐसे बहुत सारे बुक एक दूसरे के पास, ऐसे बहुत सारे घन एक दूसरे के पास अटैच होंगे इस तरीके से। इसका केंद्र और इस बुक का केंद्र जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों के केंद्र आपस में, जो दोनों के केंद्र पर जो बिंदु थे उनने आपस में क्या कर ली साझेदारी। अब दोनों के केंद्रों से कितना योगदान प्राप्त होगा 1/2, क्योंकि दो बुक्स हमारे पास थी, उनके जब फलक एक दूसरे से सट गए तो अब कोई तीसरा फलक यहां पर नहीं आ सकता और हमें कितना योगदान प्राप्त हो रहा है 1/2। तो घन के कोने से कितना 1/8, घन के फलक से कितना 1/2। तो अब आप देखेंगे हमारे पास घनीय इकाई कोशिका में हम 4 हमारे पास प्रकार है टोटल घनीय इकाई कोशिका के। जैसे पहला हमारे पास है सरल घनीय जालक, दूसरा हमारे पास होगा अंतः केंद्रीय, तीसरा हमारे पास होगा फलक केंद्रित और एंड में हमारे पास लास्ट 4th नंबर का है अंत केंद्रित। तो अब हम इन चारों को देखेंगे और उनमें कणों की संख्या किस प्रकार से निर्धारित करते हैं इसको आप समझिए बोर्ड पर किस तरीके से हम समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो बात थी हमारी घनीय इकाई कोशिका के प्रकार। घनीय इकाई कोशिका के टोटल 4 प्रकार होते हैं और अब आप बोर्ड पर देख लीजिए चारों प्रकार। इन चारों प्रकारों में हमें कणों की संख्या का निर्धारण करना है, किसमें कितने टोटल एक मतलब ठोसों में किस इकाई कोशिका से कितने कण हमको प्राप्त होंगे उसका निर्धारण मैं आपको बोर्ड पर करके दिखाऊंगा। इनके डायग्राम, इनके नाम और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एफसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होगी, बीसीसी में, एससीसी में, ईसीसी में। तो अब आप देखिए हमारे पास टोटल 4 इकाई कोशिका है। 4 इकाई कोशिका जो घनीय इकाई कोशिका है उसके हमारे पास 4 प्रकार टोटल हैं। देखिए पहला प्रकार हमारे पास है सरल घनीय इकाई कोशिका, यानी सरल घनीय कोशिका को हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल यानी एससीसी। इसमें आप देखेंगे ये हमारे पास एक घन है, इसमें इस प्रकार की इकाई कोशिका में कुल बिंदु कितने होते हैं 8 और 8 के 8 जो बिंदु हैं या जो कण हैं वो घन के कोने पर उपस्थित होंगे। मैंने डायग्राम में उनको डार्क किया है। देखिए कुल कण हमारे पास कितने थे 8 जो कि घन के कोनों पर क्या होंगे उपस्थित। अभी इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि प्रत्येक कोने से ठोसों में घनीय इकाई कोशिका में घन के प्रत्येक कोने से कितना प्राप्त होता है 1/8। तो अब आपको कणों की संख्या का निर्धारण करना है। देखिए पहला इकाई कोशिका हमारे पास है सरल घनीय इकाई कोशिका, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्ट में एससीसी। ये इसका डायग्राम है। घनीय सरल घनीय इकाई कोशिका में टोटल 8 बिंदु होते हैं जो घन के कोनों पर क्या होंगे उपस्थित। इसमें अब आप देखिए ठोसों में अभी आपको बताया था प्रत्येक कोने से घन में प्रत्येक कोने से कितना मिल रहा था हमको 1/8 और टोटल कोने हमारे पास कितने हैं 8 से 8 को आप क्या करेंगे कैंसिल। तो आप देखेंगे कुल कणों की संख्या कितनी आ रही है 1। इसका मतलब है कि सरल घनीय कोशिका यानी एससीसी में कणों की कुल संख्या कितनी होगी 1। दूसरा हमारे पास क्या है अंतः केंद्रित घनीय कोशिका यानी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूब में कुल
बिंदु कितने होंगे? 9। 9 किस तरीके से हैं? 8 तो घन के कोनों पर उपस्थित हैं और एक बिंदु घन के केंद्र पर क्या है? उपस्थित, यानी कुल बिंदु हमारे पास कितने हैं? 9। अब आप देखिए इसमें हम किस प्रकार से संख्या का निर्धारण करेंगे। ठोसों में अगर एससीसी इकाई कोशिका है तो प्रति इकाई कोशिका कणों की संख्या किस तरीके से आप निकालेंगे। कोने वाली बात शुरू से लेकर अंत तक वही चलेगी। कोने से कितना प्राप्त हो रहा था? 1/8 और कुल कोने हमारे पास कितने थे? 8 और घन के केंद्र पर कितना बिंदु है? 1 तो +1। अब 8 से 8 आपने क्या कर दिया? कैंसिल, तो 1 + 1 यानी 2। इसका मतलब है कि अंतर केंद्रित घनीय कोशिका और बीसीसी में ठोसों के रेफरेंस में कुल कणों की संख्या कितनी आएगी? 2। ये देखिए 2। अब आप आते हैं तीसरे पे, फलक केंद्रित घनीय कोशिका यानी फेस सेंटर्ड क्यूब। घन के कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक बिंदु होगा और आपको मालूम है कि घन के कोने कितने होते हैं? 8 और घन के फलक कितने होते हैं? 6। तो इसमें कुल कणों की संख्या हमें दिखाई दे रही है डायग्राम में कितनी? 14, जिसमें से 8 कण तो घन के कोनों पर स्थित हैं और 6 घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, यानी कुल कणों की संख्या कितनी है? 14। अब इसमें हमको ठोसों के रेफरेंस में कणों की संख्या निकालना आना चाहिए। तो देखिए कोने से हमको कितना मिलेगा? 1/8 और कुल कोने हमारे पास कितने थे? 8 प्लस हमें अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फलक के केंद्र से कितना योगदान मिल रहा था? 1/2। तो प्रत्येक फलक के केंद्र से कितना मिल रहा है? 1/2 और कुल फलक हमारे पास कितने हैं? 6। अब आप इसको कैलकुलेट कर लिए। 8 से 8 को कैंसिल करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो 3 का 1/2 यानी 3 और 1। कुल कणों की संख्या एफसीसी में कितनी आएगी? 4। यानी कोनों से टोटल 1 और फलकों से 3, क्योंकि प्रत्येक फलक के केंद्र पर 1 है। फलक कितने थे? 6 और हर फलक से कितना मिल रहा है? 1/2। तो 6 फलकों से कितने मिले? 3 और कोनों से कितना? 1, यानी कुल कोनों की संख्या कितनी आ रही है? 4। अब देखिए चौथे नंबर का हमारे पास था अंत केंद्रित। अंत केंद्रित का मतलब है कि इसमें घन के कोनों के साथ साथ 2 ऐसे फलक जो एक दूसरे के सामने हैं। जैसे ये वाला फलक है तो इस वाले फलक के केंद्र पर, मान लो ये ना होता तो ये वाला फलक है तो इस वाले के केंद्र पर होता, या आगे वाला फलक है तो पीछे वाले फलक, यानी प्रत्येक फलक के केंद्र पर नहीं होगा। 6 फलकों में से केवल 2 फलकों के केंद्र पर होगा और वो दोनों फलक एक दूसरे के सामने होना चाहिए, मतलब एंड टू एंड। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या? एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब इसको हम वैसे कर देते हैं। इस फलक पर हम चाह रहे थे इस फलक के केंद्र पर और इस फलक के केंद्र पर, तो इसमें हमें बिंदु टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं? अंत केंद्रित घनीय कोशिका में 10 हमें टोटल बिंदु उसमें दिखाई दे रहे हैं और जिसमें से 8 तो हमारे पास घन के प्रत्येक कोने पर हैं और 2 ऐसे फलकों के केंद्र पर है जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस प्रकार के घनीय इकाई कोशिका को क्या बोलेंगे आप? अंत केंद्रित घनीय इकाई कोशिका यानी ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूब। इसमें आप कणों की संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे? इसमें आप देखेंगे कि घन के जो कोने हैं, कोने से कितना मिल रहा था? 1/8 और टोटल कॉर्नर हमारे पास कितने थे? 8। और अब आप देखिए फलक से हमको कितना मिल रहा था? 1/2 और यहां पर आपको यह भी समझना जरूरी है कि इसमें प्रत्येक फलक के केंद्र पर नहीं है, केवल 2 फलकों के केंद्र पर है, तो इंटू 2। 8 से 8 हमने क्या किया? कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 का 1/2 किया तो 1 और 1 + 1 यानी 2। इसमें भी कणों की संख्या हमारे पास कितनी आ रही है? 2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास 4 प्रकार की घनीय इकाई कोशिका होती है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। एग्जाम में इनमें कणों की संख्या सीधी पूछी जाती है कि एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होगी। तो वैसे तो सीधा सीधा आंसर है कि एफसीसी में कणों की संख्या कितनी आएगी? 4। बीसीसी में कितनी आएगी? 2। एससीसी में कितनी आएगी? 1 और ईसीसी में कितनी आएगी? 2। लेकिन निर्धारण किस तरीके से करना है तो ये आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 प्रकार के घनीय इकाई कोशिकाएं थी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ये चारों के डायग्राम, इनमें कितने कण हमको वैसे दिखाई दे रहे हैं और ठोसों का रेफरेंस में प्रत्येक इकाई कोशिका से कितना योगदान प्राप्त होगा, इस प्रकार से इनकी कणों की संख्या का क्या हो गया? ये निर्धारण। तो अब हमारे पास घनीय इकाई कोशिका के 4 प्रकार हुए और आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। अब आपको अगली बार में
ठोसों में अपूर्णताएं और बिंदु दोष। यानी तीसरा वाला जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ठोसों में अपूर्णताएं मतलब ठोसों में दोष किस तरीके से आते हैं वो वीडियो आपको एक दिन छोड़ के मैं फिर भेजूंगा। जब तक आप आज का मैटर है जो आज आपको समझाया, इकाई कोशिका, जालक, क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, इसके बाद आपने देखा जालक ऊर्जा, उसके बाद आपने देखा अंतरकाशी रिक्तियां, इकाई कोशिका या घनीय सेल किसे कहते हैं, और घनीय कोशिकाओं के चारों प्रकार और उनमें कणों की संख्या का निर्धारण। तो स्टूडेंट्स आज आप इसको अपनी बुक में से एक बार पढ़ के और उसको यहीं तक करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।